एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। खबर केरल से मिल रही है, जहां केरल के कोच्चि में एर्नाकुलम के सांसद हीबी इंडर ने रेफर करने की वकालत करते हुए कहा, राजधानी शहर उत्तरी जिलों के निवासियों के लिए दुर्गम है। वहीं अपनी मांग को लेकर हीबी ने मार्च में लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। हालांकि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही पुनर्वास विधेयक पेश करते हुए हीबी ने कहा, प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी को राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजधानी दक्षिणी छोर पर स्थित है, इसीलिए उत्तरी भागों के निवासियों के लिए ये भौगोलिक रूप से दुर्गम हो गया है। गृह मंत्रालय ने हीबी के पेश किए गए निजी विधेयक को राज्य सरकार को भेजकर उसकी प्रतिक्रिया मांगी थी। सरकार ने कहा कि तिरुवनंतपुरम अपने गठन के समय से ही केरल की राजधानी रही है और इसमें सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। कोच्चि एक मेट्रो सिटी है, इसीलिए विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में एक सीमा है। इसके अलावा इससे राज्य पर भारी वित्तीय देनदारी भी आएगी। हीबी एक राज्य राजधानी पुनर्वास पैनल बनाना चाहता है। साथ ही हीबी ने कहा, प्रस्तावित राजधानी शहर केरल के सभी नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ होगा और सरकार और उसके नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने जयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए नजर आए। एआईएमआईएम नेताओं ने कहा कि पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। पार्टी के प्रदेश संयोजक जमील खान ने बताया कि इस जनसभा के दौरान राजस्थान के लिए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा की गई है। मैं राजस्थान के मुसलमानों से पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि आपको हमको सबक हासिल करना चाहिए हमारे गुर्जर भाइयों से, जिनकी आबादी मुसलमानों के बराबर है, मगर वो मुत्तहिद है, उनके सियासी आवाज है, उनको रिजर्वेशन की लड़ाई किरोड़ी सिंह बैसला ने लड़ी। मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरे समुदाय को एक जगह जमा किया और जब कभी भी उनके मुतालिबात को, उनके डिमांड्स को सरकारें नहीं सुनती तो रोड पर निकल कर आते उनके एक इशारे पर लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने लिए तो कोई इंतजाम करो। ये कब तक चलेगा कि सिर्फ तुम वोट डालने वाले बनोगे और तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी नाइंसाफियों का कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरे समुदायों का, दूसरे बिरादरियों का हल निकलता है, क्योंकि उनके पास उनके सियासी आवाज है। मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से, और उन्हें बताया कि कैसे वो काम करते हैं। मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। कोई भी सियासी जमात आकर आपको सेकुलर कहेगी तो आप पानी पानी हो जाती हैं, मगर ये भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। उधर आंध्र प्रदेश में जिन लोगों को पोलावरम परियोजना के कारण मुआवजा और प्रतिस्थापन को लेकर सीपीएम ने पैदल मार्च निकाला और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के रवैये के कारण खतरे में इसे बताया है, जिसकी सीपीएम एपी समिति के सचिव वी श्रीनिवास राव ने कड़ी आलोचना की। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 350 किलोमीटर से अधिक का पैदल चले हैं। मीडिया कर्मी से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने गांव की सटीक संख्या की पहचान नहीं करने के लिए अधिकारियों पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल बाढ़ प्रभावित 193 गांवों में से केवल 56 गांवों को आधिकारिक तौर पर पहचान दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 जुलाई को टीम को चर्चा के लिए बुलाया है और सरकार के जवाब के मुताबिक वो आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। श्री वरहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी सिन्हाचलम देवस्थानम गिरी प्रदक्षिणा को यहां
थोली पांवाचा में शुरू हुई है। शहर के पुलिस आयुक्त सीएम त्रिविक्रम वर्मा और सिंहाचलम मंदिर के कार्यकारी अधिकारी वी त्रिनाथा राव ने झंडा फहराया और पुष्प रदम की शुरुआत की। बता दें, नारियल फोड़ने के बाद 32 किलोमीटर तक पैदल गिरी प्रदक्षिणा शुरू करने से पहले बड़ी संख्या में भक्तों ने समारोह में हिस्सा लिया। हालांकि अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भक्तों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए उचित सावधानी बरतते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में पीने का पानी, छाछ और छाया के लिए शेड की व्यवस्था की गई थी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में काल भैरव मंदिर में चोरों ने हमला किया। एनटीआर जिले के पेन गंजी प्रोलू मंडल मुंडलापाडू में चोरों ने काल भैरव मंदिर पर हमला किया। साथ ही आधी रात को चोरों ने यह हमला किया है। मंदिर के गेट और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। मंदिर में रखे सारे चांदी के सामान चोरी हो गए। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि लुटेरों ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे और गेट को तोड़ दिया है और भगवान का चांदी का मुकुट, त्रिशूलम और हुंडी में नकदी लूट ली है। देखने वाली बात यह है कि पिछले महीने में ये दूसरी चोरी है। वहीं आयोजक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ग्राम मंदिर पुजारी संघ के 53वां मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदू समाज की नींव है, गांव के पुजारियों की पूजा करने की क्षमता में सुधार करने के लिए गांव के मंदिर पुजारी सभा की शुरुआत की और उस संगठन के जरिए मंदिर के पुजारियों को आगम विधि सिखाई जा रही है। उचित पूजा विधियां सिखाई जा रही हैं। इसका भी काम लगातार जारी है। 1990 से अब तक 52 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। बता दें, निःशुल्क आयोजित इस मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर में गायत्री मंत्र, ध्यान श्लोक, अर्चना मंत्र, प्रत्येक देवता के अभिषेक विधियों का प्रशिक्षण किया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक महिला मेडिकल छात्रा मृत पाई गई। पुलिस को आशंका है कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतक की पहचान श्रीकाकुलम जिले के पालासा निवासी 23 साल की चैतन्य के रूप में की गई, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। नेल्लोर के नारायण मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन के रूप में वो काम कर रही थी। वहीं अप्राकृतिक मौत और एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि चैतन्य हॉस्टल के कमरे में अपने साथियों को लटकी हुई मिली, जिन्होंने तुरंत अधिकारियों को घटना की सूचना दी। जानकार ये बता रहे हैं कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चैतन्य और उसके पति के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो हॉस्टल में एक छात्रा मृत पाई गई है। फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। हालांकि सुसाइड करने की पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हॉस्टल में जो साथी उसके थे, उनका कहना है कि चैतन्य नाम की महिला जिसने खुदकुशी की है, उसका अक्सर अपने पति से झगड़ा हुआ करता था और शायद ये भी बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते ये कदम महिला ने उठाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से ये सुसाइड का पूरा मामला सामने आया है, महिला का शव बरामद हुआ, उसके बाद से ही हॉस्टल में हड़कंप मचा हुआ है। ये गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है। यहीं पर उस महिला ने, जो कि पढ़ाई कर रही थी और इस हॉस्टल में रह रही थी, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस इस पूरे मामले में ये भी कह रही है कि अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है कि उसने जान दी है या उसकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बीसी के कल्याण के लिए लगभग 75,760 करोड़ रुपए को खर्च करने की जिम्मेदारी दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव
नारा लोकेश ने आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिनियम लाएगी। साथ ही टीडीपी नेता ने कोनेलोर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के गुंडला पालेम और वड्डे पालेम गांव का दौरा किया। टीडीपी नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पिछड़े वर्गों के वोट हासिल करके सत्ता में वो आए, लेकिन कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने उन्हें पूरी तरह से धोखा देने का काम किया। पिछले 4 सालों के दौरान बीसी पर लगभग 26,000 फर्जी मामले थोपे गए हैं। टीडीपी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के चुनाव में सत्ता में लौटने के तुरंत बाद बीसी की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिनियम लाने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी आराधना योजना को बहाल करके जाति आधारित व्यवसायों को 90% सब्सिडी पर उपकरण प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। केरल के कोच्चि में पिछले 3 सालों के मुताबिक इस बार ज्यादा बारिश हुई। केरल के कोच्चि समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण मौसम में गिरावट देखने को मिली, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत, इसके अलावा पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पूरे राज्य में 6 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही भारी बारिश के लिए इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड जिलों को ऑरेंज अलर्ट के तहत रखा गया है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने आधिकारिक तौर पर देश भर में मानसून के आगमन की घोषणा की है। मानसून प्रणालियों के प्रभाव के कारण पश्चिमी हवाओं के अधिक सुव्यवस्थित होने का अनुमान जताया गया। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मौसम विज्ञानी राजीवन एरिकुलम ने कहा, बिपरजॉय ने जून में बारिश को बाधित कर दिया और हवा को सुव्यवस्थित करने में समय लगा। मौसम विशेषज्ञ भी कम दबाव वाले क्षेत्र के विकसित होने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। केरल में मानसून की तेज बारिश के कारण बुखार के मामले भी बढ़ चुके हैं। राज्य में डेंगू बुखार से अब तक 18 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बता दें, प्रदेश में डेंगू सहित रेड फीवर, चिकनगुनिया और H1N1 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 12,000 से ज्यादा लोग इन बीमारियों से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 55 लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए राज्य भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। केरल में मौसम विभाग ने इडुक्की, कासरगोड और कन्नूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल तट और लक्षद्वीप के पास 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तेलंगाना के निर्माणाधीन निजी कंपनी में स्लैब ढहने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें, इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बिल्डिंग का स्लैब गिरने की वजह से लोगों ने आनन फानन में प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में टाउन सीआई आनंद राव ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वो अपने घर पर पंखे से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, आत्महत्या के कारणों की जांच चल रही है। पुलिस को संदेह है कि राजनीतिक दबाव और पारिवारिक विवाद को लेकर ये कदम जो है वो उठाया जा सकता है। हालांकि उनकी बेटी भाव्या ने आरोप लगाया है कि काम के दबाव के कारण उनके पिता की जान चली गई। उन्होंने कहा वो पहले तिरुपति और कडप्पा में काम कर चुके हैं, लेकिन उन पर कहीं भी दबाव नहीं था। भाव्या ने कहा कि ताड़ी पत्री में काम का दबाव बहुत ज्यादा था और उन्हें कई बार ये कहते हुए दुख सहना पड़ा है कि वो इसे संभाल नहीं सकते। तो एक शख्स घर में पंखे से लटका हुआ मिला।
पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है और इस पूरे प्रकरण को आत्महत्या के पीछे की वजह जो है वो राजनीतिक दबाव और काम का प्रेशर बताया जा रहा है। सीआई आनंद रवि जिन्होंने जान दे दी है, अपने ही घर में उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि उनकी बेटी भाव्या का कहना है कि इससे पहले अलग अलग जगहों पर जब वो काम करते थे तो काम का प्रेशर कम था, लेकिन इन दिनों ये ज्यादा सुनने को मिल रहा था कि काम की टेंशन की वजह से वो बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो ये एक कारण बताया गया है परिवार की तरफ से। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में गैस सिलेंडर रिसाव के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। पीड़ितों ने बताया खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 2 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सचिवालय कर्मचारी ने रिवॉल्वर के साथ उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम सचिव ने विवाहिता और उसके परिवार को धमकाया। दरअसल वर्तमान में वो राजूपालम सचिवालय में पशुपालन सहायक के पद पर कार्यरत है। कुछ दिन पहले एक विवाहिता अपने पति से अनबन के चलते कुछ समय से अलग रह रही थी। मोहन रेड्डी कुछ समय पहले ही युवती से परिचित हो गए थे और उसे पसंद करने लगे, लेकिन हाल ही में दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो गई। साथ ही युवती ने मोहन रेड्डी से बात करना बंद कर दिया। दूसरी तरफ मोहन रेड्डी ने युवती को अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया और मोहन रेड्डी एक गुट बनाकर युवती के घर लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर पहुंचा और जमकर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों ने उसे खंबे से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया और रिवॉल्वर बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रियल एस्टेट मध्यस्थ जोड़ों का अपहरण किया गया। वहीं इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल रियल्टर दंपति की पहचान पटनाला श्रीनिवास और लोवा लक्ष्मी के रूप में हुई है, जो विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम चले गए और अपना व्यवसाय कर रहे थे। हालांकि 5 सदस्यों के एक गिरोह ने उनका कथित तौर पर अपहरण किया, जिससे स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने 4 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है और एक मौके से फरार हो गया। दोनों पीड़ित को सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। हालांकि पीड़ित श्रीनिवास 2012 से धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल था। 21 में विजयवाड़ा में धोखाधड़ी में उसी मामले में श्रीनिवास जेल भी गया। फिलहाल पुलिस बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।